जी, अब इसकी मौसीकी जो मैंने तरतीब दी है, बड़ा आसान काम नहीं था, मुश्किल था, लेकिन आसान हो गया क्योंकि साथ जुड़ गए अलका जी। वाकई एक जो इन्होंने गज़ल गाई है इसमें, कुछ तुझको खबर है, जो पिक्चराइज किया है, इतना मतलब मैं भी सोचता था कि मैंने कॉम्पोजिशन बनाई, लेकिन इन्होंने उसमें चार चांद लगा दिए, मजाक नहीं कर। और एक चीज़ आपको बताऊं कि ये सारा साउंड ट्रैक इनकी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। अब आप अलका जी आप बताइएगा। देखिए, गज़लें मैंने बहुत कम गाई हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सारी उम्र सिर्फ रोमांटिक गाने गाती रही हूँ, क्योंकि वही मुझसे लोगों ने गवाए। तो एक दिल में एक ख्वाहिश थी कि कुछ गाऊँ गज़लें। तो जब तलत जी ने मुझे बोला कि ये ऐसा है, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, उस पर गाना है, गज़ल है, तो it was an exciting thing for me to sing a ग़ज़ल for a change। और तलत जी तो सब जानते हैं, मतलब ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल के गज़ल किंग हैं, सब जानते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक भी किया है, कॉम्पोजिशंस की, तो मैं डर भी रही थी, क्योंकि आदत नहीं है गाने की गज़लें, और मुझे लगा पता नहीं गा पाऊँगी नहीं गा पाऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन ही मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल, और एक बार मैंने गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गाने में घुसी, तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आई विश आई कुड सिंग मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ गज़ल्स। इनफैक्ट ये हमारा बहुत अरसे से ये बात चल रही है अलका जी और मेरी, कि हम एक गज़ल एल्बम साथ में करेंगे। हाँ। तो अभी ये करना है, करेंगे इंशाल्लाह। सबके सामने बोल दिया। अलका मैम, आपने उमराव जान में कुछ गज़लें गाई? हाँ, उमराव जान में गाई थी, बट वो भी दे वर नॉट प्योर गज़ल्स, वो गज़ल नुमा गीत एक तरह से कहेंगे, बिकॉज बट ऑफ कोर्स वो भी मतलब बहुत रेयर मैंने गाए हैं, इस तरह के गाने बहुत रेयर गाए हैं, क्योंकि लोगों ने मुझसे गवाए नहीं इस तरह के गाने। अच्छा, आप मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस मौसीकी में जो पूरी तरतीब कॉम्पोजिशंस के साथ साथ जो काम किया इन्होंने, सारा जो म्यूज़िक का ले करना, इनके भाई ये राजू शंकर, और ये तो म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं, जो अरेंजमेंट वगैरह है, ये साहब खड़े हैं हमारे बहुत वेटरन म्यूजिक फील्ड के, बहुत आप लोग शायद पता नहीं, हम लोग के लिए तो बहुत जीतू शंकर जी का बहुत ऊंचा एक ओहदा है। ये तो जी म्यूजिक देने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुन पाई या फिर कुछ और? नहीं, म्यूजिक कॉम्पोजिशंस बट अरेंजमेंट कहानी फिर भी आपने सुनी नहीं? क्या था, तलत जी के साथ इतने साल से, लास्ट 25-26 साल से हैं, तो जब भी म्यूजिक तलत जी करते हैं, तलत भाई करते हैं, तो ये जो गाइड करते हैं कि ये ऐसे जाना है, ये इसका मूड है, ये है, तो स्टोरी ये समझते हैं, उसके बाद ये नरेट करते हैं मुझे कि ऐसे करना है, तो ये मूड रहेगा, ये करेगा, साउंड कैसे करेंगे, इसमें क्या नया वेरिएशन आना चाहिए, तो सेटिंग्स होती हैं, फिर उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, सो बहुत सी चीज़ें वो सब टेक्निकल बातें हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, गज़ल की रूह जो है बरकरार रखते हुए, आज के साउंड के हिसाब से, आपने जब भी सुना होगा, अगर आप देखा आपने, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो हमने छोड़ी नहीं, कि इसमें सारंगी भी है, सितार भी है, लेकिन स्ट्रिंग्स भी हैं, और रिदम सेक्शन कुछ अलग चल रहा है, लेकिन सारा एक मिक्सचर है उसका। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अलका जी ने गाया, सोनू भाई ने गाया, तलत भाई ने जो गाया, तो उसमें जो गायकी अंग के बारीकियाँ हैं ना, कुछ तुझको वो ऐसी जगहें, ट्रिकी जगह हैं, वो लगती है आसान है कि आप गा सकते हो, पर जब आप गाने लगते हो तो वो अलका जी जैसी सीजन सिंगर्स थी, जो वो जगहें, वो डिटेल वर्क उन्होंने गाया। सो हेड्स ऑफ टू अलका जी, सोनू भाई। आजकल पॉसिबल नहीं है, आजकल पॉसिबल। मैं कह रहा हूँ कि बहुत डर के गाया मैंने वैसे। नहीं, वो ठीक है, डर के कितना अच्छा गाया, और ये आसान जगह नहीं थी। मैं जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये डब कर रही थी, तो इन्होंने अपनी जगहें ऐड करी, मैंने कहा जगह ये तो बारीक में, और मैंने 3 जगह रखी थी, तो इन्होंने और उसमें 2 मुर्कियाँ ऐड हो गई, तो ये मुझसे कह रही थी कि ठीक लगा, मैंने बोला बहुत अच्छा है, इसको अभी यही रहेगा। सर, कैसे लग रहा है आपको शकील भाई का इन्वॉल्वमेंट और मजाज जैसे एक? अरे भाई, ये आदमी तो पूरा मतलब मजाज बन गए। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो इन्होंने 3 साल में मेहनत, तो थोड़ी दूर की बात है, ये टोटली कम्प्लीटली डूब गए हैं इसमें। तो ये सारा सहरा इनको जाता है,
ये क्या क्या नहीं पापड़ बेले हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट इनका था, मतलब ये अलीगढ़ में भी रहते थे तो मुझे वहाँ से भेजते थे कि सर ये सर ये। अभी जैसा कि वो शादियाना जो है, परेशान नहीं मतलब क्रिएट। और एक चीज़ अच्छी बात है, इन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया। एक धुन बन गई, पसंद आ गई, बात ख़त्म। फिर उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इसमें कुछ और चाहिए या ये चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। ये फ्रीडम कंपोजर को नहीं मिलता, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। Yeah, but he knows no that this is your जी जी your strength. जी। What you would do would be the best. नहीं, लेकिन अलका जी, आज का ज़माना ऐसा है कि वो आप मेरी स्ट्रेंथ भी रहेगी तो दूसरा या आज के ज़माने के बाद छोड़ ही दे तो अच्छा है। आज के दौर में आप गजल को किस तरह देखती है? गजल है, कोई भी दौर हो। युवाओं का ज़्यादातर रुझान वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ नहीं, कौन कहता है? आप कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। देखें तो ज़्यादातर जी नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आपका क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिकली मैंने आजमाया है। मैं एक शो करता था कारवानी गज़ल रेडियो पर, बिग एफएम, 2 साल किया मैंने। और वो मार्केट रिसर्च से वो लोग खुद दंग रह गए कि ये वो समझते थे कि 45 के ऊपर वाले ये सुनेंगे। जब वो रैम रेटिंग्स जो होती है ना आपकी, रैम रेटिंग्स समझते हैं आप, टैम रेटिंग्स, रैम रेटिंग्स, जो भी मार्केट रिसर्च होता है, तो चैनल का नंबर 1 स्पॉट कैसे हो गया मालूम? 25 साल की उम्र के बच्चे भी वो रेडियो गज़ल का प्रोग्राम सुनते थे 2 घंटा। तो मकसद ये कि बेटा गज़ल की बात नहीं है कि गज़ल से भागना है, गज़ल भी इमोशन है। अब आप 14वीं का चांद हो, आपको पसंद नहीं है? गज़ल से कोई कम नहीं है, यही गज़ल है, फीलिंग है, इमोशन है। आज भी अगर आप सुनते हैं नया यंग लड़का, वो भी आज भी पसंद करता है। तो जैसा कि आप किशोर दा के गाने आप देख लीजिए, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा, आज भी अमर है। तो ऐसे अलका जी के कितने गाने हैं, आशिकी के गाने। दौर आएंगे जाएंगे, लेकिन गजलों का जो मुकाम है वो हमेशा वो बहुत सिर्फ गज़ल ही नहीं, एनीथिंग विच हैज़ कंटेंट, या रूह, वो बरकरार रहेगी, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मेरी रोल के बारे में, मैंने मजाज के फादर का रोल किया, वालिद का रोल किया है। उनके जो वालिद थे वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। उस वक्त 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरू में उन्होंने पढ़ा लिखा, उन्होंने नौकरी की, ज़मींदार थे, ज़मींदार परिवार से थे। उस वक्त ज़मींदार परिवारों में कोई सोच भी नहीं सकता था कोई सरकारी नौकरी करेगा। तो इस तरह से बड़े रेवोल्यूशनरी शख्स थे, बड़े रेवोल्यूशनरी आदमी थे। और उसी तरह से उन्होंने फिर अपने बच्चों को भी पाला पोसा। लड़कियों को बिल्कुल वही आज़ादी थी जो कि लड़कों को थी उनके, उसी तरह से उनको पढ़ाया लिखाया, उस दौर में बुर्का नहीं पहनाया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और इस रोल को करने में बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ, मेरे जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच भी कर रहे थे, तो अच्छा लगा बहुत। और मजाज, देखिए मजाज, जब मेरी शकील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो मजाज के ऊपर फिल्म है, प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत कर रहे थे वो उसके ऊपर, कई साल से उस पर लगे हुए थे। तो पहली जो बात मुझे उसमें क्लिक की है, मेरे बहुत दिन से तमन्ना थी कि एक फ़िल्म ऐसी जिसमें कि क्रिएटिव प्रोसेस को समझा जाए कि होता क्या है, ये सब आता कहाँ से है। उसी समाज में, उसी माहौल में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, उसमें से कुछ कैसे क्रिएटिव आर्टिस्ट बन जाते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ समाज में हो रहा है, उस हम सब देखते हैं, लेकिन कुछ दिलों पर, कुछ दिमागों पर उसका ऐसा असर होता है कि वो कहानी में, कविता में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में वो ढल जाता है और लोग उसको देख करके भूल जाते हैं, कहीं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है, ये कहाँ से आता है, इसलिए मुझे मजाज में, और मजाज खुद अपने आप में बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने जिस शान के साथ रोमांटिक पोइट्री, रूमानी शायरी की, उसी तरह से इनकलाबी शायरी भी की। तो ये दोनों चीज़ें एक जगह इकट्ठा होना या तो मजाज में हुई थी या फैज़ अहमद फैज़ में हुई थी। उनकी भी रोमांटिक पोइट्री और रेवोल्यूशनरी पोइट्री दोनों बराबर की पावरफुल है, यही मजाज का था। अलीगढ़ से फिर उनका ताल्लुक़ था,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, जो अलीगढ़ का तराना सारी दुनिया में गाया जाता है, उन्होंने लिखा। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था, प्रोफेसरशिप मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था, तो मैं ये भी चाहता था कि एक ट्रिब्यूट छोड़ते छोड़ते इस यूनिवर्सिटी के नाम कि जिस शायर ने इसका तराना लिखा था और जो उसके बड़े लोग जो उसने पैदा किए यूनिवर्सिटी में, उनमें से एक था, उसके ऊपर फिल्म बने। तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट को टेकअप किया। शकील साहब ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, उनके साथ मुझे भी मौका मिला काम करने का, बड़ा अच्छा लगा। आगे भी काम होता रहेगा इस तरह का। पहले तो आपका नाम बता दीजिएगा, सिनेमेटोग्राफर बोलना है इनको, नहीं तो समझ नहीं आएगा, मेरे को नाम बताना है। शक्ति सोनी, इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफर। सर मेरे को बताइएगा, मजाज के सिनेमेटोग्राफी का कुछ इंटरेस्टिंग न्यूएंसेस। जब हम लोग इंटीरियर की लाइटिंग करते थे तो उस वक्त हम लोगों को काफ़ी प्रेशर रहता था कि इसका प्रॉपर करे, कैसे लाइट बिठाए, क्योंकि ये जो कहानी थी वो उस साल की थी जब उतनी लाइटें नहीं हुआ करती थी। तो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसको लाइटिंग का सोर्स बिठाते, कहीं ऐसा ना लगे कि ये आर्टिफिशियल लाइट कर दी है या उस वजह से आपका लाइट का प्रूफ हो जा रहा है, क्योंकि आउटडोर के अंदर तो समझ में आता है कि नो। शक्ति सोनी, इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफर। जब हम लोग इसकी लाइटिंग करते थे तो आउटडोर तो समझ में आता है कि सन है तो उससे वहाँ, लेकिन जब हम लोग इंटीरियर में घुसते थे उस वक्त हम लोग को काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता था कि लाइटिंग कहीं अपने को आर्टिफिशियल लाइट ना लग जाए, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म है, प्लस उस दौर की फिल्म है जब टाइमिंग उस लेवल का चल रहा था। तो काफ़ी कुछ करके एक चैलेंज होने के साथ में हमको भी सिनेमेटोग्राफी करने में काफ़ी मज़ा आता था कि दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई यहाँ से सोर्स बनाए, यहाँ से नहीं बनाए, इधर से बनाएंगे तो स्क्रीन पर कैसा लगेगा, तो कोई कमेंट्स ना कर दे कि सिनेमेटोग्राफी इस तरह से जा रही है या उस लेवल पर जो सिनेमेटोग्राफी वो होने जा रही है। तो इस तरह से होते होते चैलेंजिंग था इस फिल्म के अंदर। तो भाई इस फिल्म की अगर उस तरह की जब हम लोग लाइटिंग करेंगे तो उसका एक मज़ा तो कुछ अलग ही होगा। तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत किया था और उसको शूट करते हुए हम लोग को काफ़ी इन्जॉय भी हो रहा था, क्योंकि उस टाइम की लाइटिंग थी। आज की फिल्मों की लाइटिंग तो हम लोग नॉर्मली फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जब मूवी जब आती है कि भाई उस दौर में जाना है तो काफ़ी हम लोग को सोर्स वो दिमाग के अंदर चलाना पड़ता है, जो काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेस रहे। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म का एक पार्ट बनाऊँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। एडिट और पोस्ट के बारे में कुछ बताइएगा, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट इट और आपने क्या-क्या इसमें देखा? डे वन पे जब मजाज आई तो आई थॉट इट्स अ रेगुलर मूवी जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, बट जब शकील जी आए, शकील जी के इंटरव्यू, तब समझ में आया कि अच्छा ये तो बहुत इंटेंस मूवी है, इट्स अबाउट द उर्दू बेल्ट की फिल्म है। तब हमने भी थोड़ा ध्यान दिया कि कलर टोन है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो कराया, फिर हमने इकबाल दरबार सबको लिया, इकबाल दरबार, इस्माइल दरबार के जो भाई है, बैकग्राउंड म्यूजिक उनसे कराया कि वो उस घराने के, उनको उर्दू बेल्ट के म्यूज़िक का नॉलेज है, तो उनसे हमने वो लिया। और आलोक दे जो अच्छे, बहुत अच्छे मिक्स करते, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का अवार्ड मिला है, उनसे मिक्स करवाया। और बहुत सारी चीज़ जब पुराने तरीके से दिखानी थी आज, हाँ मतलब पीरियड फिल्म के हिसाब से कई पैचेस थे, ये सब वायर थे, वायर दिख रहे थे, वायर निकालने थे, ये सब का बहुत ध्यान दिया गया। तब फाइनली इनका सपोर्ट था, रविंद्र जी का अच्छी ब्रीफ थी और शकील जी ने हमको बताया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेहनत हमने किया और बाकी आउटपुट तो आप लोग देखोगे, आई होप। और हमने जो प्रीव्यू किया वहाँ वाइस प्रेसिडेंट के घर पे, इट वाज लाइक बहुत मज़ा आया। उनकी वाइफ, शी वाज इन टीयर्स, उनकी जो वाइफ थी, मतलब उनको लगा कि मैंने उनका बचपन याद आ गया, जब वो कॉलेज में थी उस टाइम की सब यादें सामने आ गई। तो मतलब कई देर तक वो बोल नहीं पा रहे थे, एकदम आंसू गिर रहे थे उनके। सो दैट वाज द अचीवमेंट फॉर अस। बाकी फिल्म आएगी तब देखेंगे। थैंक यू। हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में कैसे, जैसे है ना, बहुत डिफरेंट मूवी है मजाज, बहुत डिफरेंट मूवी है, बायोपिक है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें मार्केटिंग अलग से कैसे कर सकते हैं कि हम लोग यंगस्टर्स को बता सकते हैं कि आजकल जो पहले गज़ल्स ये सब जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं और पहले और अभी में क्या अंतर है, उनके गाने में, उनके सब में क्या अंतर है। और मार्केटिंग हम लोग अलग से इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मार्केटिंग करने के लिए। एक तो पहले हम लोग शायर के बारे में बोल सकते हैं, दूसरा तलत अजीज़ जी पहली बार म्यूज़िक दे रहे हैं, उनको हम लोग वो आकर इस पिक्चर को और भी बड़ा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के बहुत बड़ा कर रहे हैं ऐसा। और उसके बाद हम लोग इसमें यंगस्टर्स को बता रहे हैं कि एक्चुअली जो सारे सॉन्ग्स आए हैं, सब जो लोग सुनते हैं वो कैसे डिफरेंट है और कैसे पहले वाले सॉन्ग्स आज फिर आ रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें से हम लोग